नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट यूनिट में कल हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य काल के बारे में। उसमें हम लोगों ने मौर्य प्रशासन तक देखा था। जैसे उसमें केंद्र हम लोग देखे थे। जैसे केंद्र में कुछ प्रमुख अधिकारी होते हैं। जैसे राजा जो होता है सभी विभागों का प्रमुख होता है, चाहे वो न्याय विभाग हो, सेना विभाग हो या प्रशासन हो। उसके आगे क्रम में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को भी देखा था। जैसे उसमें शीर्षस्थ अधिकारी या कुछ अमात्य जो होते थे जिनको प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता था। उसके अलावा विभिन्न अधिकारी समाहर्ता जैसे राजस्व प्रधान, संनिधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, सीताध्यक्ष कृषि विभाग का हेड होता था, पंडयाध्यक्ष वाणिज्य विभाग का प्रमुख होता था, अचपटलाध्यक्ष महालेखाकार थे, सैन्य विभाग सेनापति के अधीन था, गुप्तचर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, ये सब हम लोगों ने कल पढ़ा था। उसी के क्रम में हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। तो जैसे कल हमने बात की थी प्रशासन को समझने के लिए वर्तमान भारत की स्थिति को भी हम लोग समझ सकते हैं। उसी प्रकार का प्रशासन उस समय में मौर्य काल में भी था। जैसे आज है पूरा देश स्तर पर प्रधानमंत्री है, राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, फिर राज्यों को विभिन्न मंडलों में बांटा गया, मंडलों को जिलों में, जिलों को फिर विभिन्न तहसीलों में। उसी प्रकार का प्रशासन मौर्य काल में भी था। उसी को हम लोगों को समझना है। अच्छा, वो चीजें अगर हम लोग वर्तमान से रिलेट करके समझें तो उसको ज्यादा बेहतर समझा जा सकता है। तो उसी में जैसे आज हम लोग बात करेंगे प्रांतों की। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। यहाँ पर हमने उसको नोट किया है, चक्र कहा जाता था। तो मौर्य काल में 5 प्रकार के प्रांत हम लोगों को देखने मिलते हैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य एक विस्तृत साम्राज्य था। बड़े क्षेत्र में उसका विभाजन था। जैसे पूर्व में बात करें हम लोग तो बंगाल से लेकर के पश्चिम में अगर जाए तो अफगानिस्तान की सीमा तक, दक्षिण में कर्नाटक से, उत्तर में पूरा हिस्सा तो इसमें शामिल ही था। तो ये 5 प्रांतों में उस समय मौर्य काल जो था वो बटा हुआ था। उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तरी भाग की बात करें तो उसको उत्तरापथ कहा जाता था, जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। अब दक्षिण में आए तो उसको दक्षिणापथ कहा जाता था, उसकी राजधानी स्वर्णगिरी हुआ करती थी। फिर पूरब में आए, इसको प्राची या प्राची भी कहा जाता था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी, जहां से शासन प्रशासन संचालित किया जाता था। उसके बाद फिर दक्षिण के मध्य में जाए तो उधर अवंती था, अवंती की राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी। फिर कलिंग था, जिसको अशोक ने जीता था, कलिंग की राजधानी तोतली हुआ करती थी। इन 5 प्रांतों के माध्यम से पूरे मौर्य साम्राज्य का शासन प्रशासन संचालित किया जाता था। अब इन प्रांतों को विभिन्न विषयों में बांटा गया था। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे विषय थे तो विषयों का जो हेड होता था उसको विषयपति कहा जाता था या प्रादेशिक उसको कहते थे। फिर 10 गांव का समूह बनाया गया था। 10 गांव के समूह के जो प्रमुख होते थे उनको गोप कहा जाता था। उसके अलावा ग्राम को देखें तो जैसे ग्राम का जो मुखिया होता था, क्योंकि गांव जो होते थे वो सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी, वो तो हर समय में लगभग मानी गई है। तो यहाँ जो गांव का मुखिया होता था उसको ग्रामीण कहा जाता था। और कुछ विशेष बातें, जैसे उस समय नगरीकरण भी शुरू हो गया था। तो मौर्य काल में नगर प्रशासन 6 समितियों के माध्यम से संचालित होता था। अब वो जो 6 समितियां थी, एक एक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो कहने का मतलब 30 सदस्यों के माध्यम से मौर्य काल में पूरा नगर प्रशासन संचालित किया जाता था। आगे फिर देखें मौर्यकालीन समाज की अगर हम लोग बात करें तो जैसे चाणक्य ने जो अपने अर्थशास्त्र में लिखा है उसके अनुसार देखें तो उन्होंने मौर्यकालीन समाज को 4 वर्गों में बांटा है। उन्होंने 4 वर्ग बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसको हम लोग वैदिक काल से पढ़ते चले आते हैं जब से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। लेकिन वहीं पर जब यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज की इंडिका हम लोग पढ़ते हैं, उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। अब जैसे 7 वर्गों की बात करें तो पहला उसने दार्शनिक बताया, फिर किसान बताया, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक, 7वां उसने सभासद को बताया। ये तो मेगास्थनीज की इंडिका का विभाजन था। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दास प्रथा के संबंध में। अब जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र जब हम लोग पढ़ते हैं उसने कहा कि दास थे, लेकिन इंडिका पढ़ते हैं तो उसमें दासों का वर्णन नहीं है। इसमें जो इतिहासकारों ने अपना मत दिया है, उन्होंने ये बताया कि दासों की स्थिति भारत में उस प्रकार नहीं थी जिस प्रकार की यूनान में मेगास्थनीज ने देखा था।
उसी आधार पर उसने कहा भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें बताता है भारत में दास प्रथा तत्कालीन समाज में विद्यमान थी। अब अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। अगर मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो जैसे मौर्यकालीन समाज जो था कृषि प्रधान था, कृषि ही अर्थव्यवस्था की आधार थी। जैसे कल हम लोगों ने कर वगैरह के बारे में बात की थी, कर जो था वो 1/6 से लेकर के 1/4 लिया जाता था। दो प्रकार के प्रमुख रूप से कर हुआ करते थे, बलि और भाग जिनको कहा जाता था। तो अर्थव्यवस्था का उस समय आधार जो था कृषि ही थी, और कर ही राजा की आय का सबसे प्रमुख स्रोत होता है। क्योंकि आय को अगर हम लोग देखें तो किसी भी प्रशासन में जब तक आमदनी बढ़िया नहीं होगी तब तक उस प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत आधार कभी प्रदान ही नहीं किया जा सकता। चाहे उसको वर्तमान से रिलेट करके देखें, चाहे उस समय में हम लोग देखें, तो वही चीजें यहाँ पर थी। और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे उस समय व्यापार जो होते थे आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। कहने का मतलब आंतरिक मार्ग से भी व्यापार होता था और बाह्य व्यापार भी होता था। उद्योग की हम लोग बात करें तो मौर्य काल में प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग हुआ करते थे। व्यापार में मुद्रा का प्रचलन तत्कालीन समाज में होने लगा था। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें महत्वपूर्ण बनता है, जैसे उस समय चोरी करने वाले के लिए बहुत कठोर दंड का विधान था। चोरी करने पर लोगों को मृत्यु दंड तक दिया जाता था। इस प्रकार के वर्णन हम लोगों को मौर्यकालीन समय में देखने को मिलते हैं। एक बंदरगाह की बातें आती हैं कि मौर्य काल का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा हुआ करता था। इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है कि मौर्य काल का जो सबसे प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था वो भड़ौल था, गुजरात में पड़ता है। तो वो काल ये क्वेश्चन आए हैं परीक्षाओं में। भड़ौल जो था मौर्य काल का सबसे प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। अब आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा मौर्यकालीन कला के बारे में, मौर्यकालीन कला के बारे में क्या खास खास बातें थी। अब जैसे कला की बात की जाए तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जब आप लोगों ने पढ़ा था, वहां पर कला का एक व्यवस्थीकरण पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेकिन जब भारतीय इतिहास में आगे बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के आगे, तो कला का एक व्यवस्थीकरण उस हिसाब से नहीं मिलता है। वह व्यवस्थीकरण फिर हम लोगों को आकर के मौर्य काल में मिलता है। जैसे बीच के कालों की हम लोग बात करें, चाहे वैदिक काल हो, चाहे उत्तर वैदिक काल हो, या फिर महाजनपद युग हो, या धार्मिक क्रांति का जो समय था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ते हैं। इन कालों में उस प्रकार की कला की स्थितियां नहीं थी, लेकिन मौर्य कला पर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अब जैसे सबसे पहले तो अशोक को हम लोग देखेंगे, इसको कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था। अशोक के शिलालेखों को, क्योंकि अशोक के 14 शिलालेख हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। अब 14 शिलालेखों में कुछ शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इन शिलालेखों में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबसे पहले बनता है अशोक के शिलालेखों की अगर बात करें तो सबसे पहले इसके शिलालेखों को खोजा किसने था। तो कल हम लोग चर्चा किए थे 1750 में इसको सबसे पहले खोजने का श्रेय है टी फैनथेलर को। कई कई नाम पादेत्री फैनथेलर भी मिलता है कुछ पुस्तकों में, विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार से लिखा है, टी फैनथेलर इसको कहते हैं। 1750 में उन्होंने अशोक के अभिलेखों को खोजा, लेकिन इसको पढ़ने में सफलता 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को हुई। जेम्स प्रिंसेप नाम हम लोग ध्यान में रखना है, जेम्स प्रिंसेप। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि ये अभिलेख किस भाषा में मिले हैं। ये अभिलेख अशोक के जो मिले हैं वो 4 भाषाओं में हम लोगों को मिले हैं। इस पर भी पूर्वत में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमेइक। जिसमें खरोष्ठी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और जो लिपियां थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, लेकिन खरोष्ठी लिपि जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अब अशोक के 14 शिलालेखों में जो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अशोक के प्रथम शिलालेख की बात करें, इस क्वेश्चन को हमको याद भी रखना है। प्रथम शिलालेख की अगर हम लोग बात करें अशोक के, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा की गई है। प्रथम शिलालेख की बात करें अगर, पशु बल की निंदा की गई है। आगे के क्रम में अगर महत्वपूर्ण अभिलेखों को देखें, इसके चौथे अभिलेख को अगर हम लोग देखें, चौथा शिलालेख
इसमें अशोक द्वारा भेरी घोष की जगह धर्म घोष की जो बातें कही गई हैं, क्योंकि भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध की नीति। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बातें की गई हैं अशोक द्वारा। ये वर्णन हमें अशोक के चौथे शिलालेख में मिलता है, धम्म घोष। आगे के क्रम में बढ़े, महत्वपूर्ण और है, जैसे 5वां शिलालेख हम लोग जब देखते हैं, अशोक के 5वें शिलालेख की बात जब होती है, 5वां शिलालेख, तो 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति का प्रावधान है। धर्म महामात्र कौन होते थे? अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। इनका काम था कि समाज में धर्म को आगे बढ़ाना, और प्रत्येक 5 वर्ष में ये लोग अपने अपने क्षेत्र में जा करके धर्म से संबंधित बातों को लोगों को बताएं और लोगों को जागरूक करें। उसीलिए इसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी कि जनता जो है धर्म के अनुसार अपना कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, वही मुख्य बिंदु था 5वें शिलालेख के अनुसार धर्म महामात्रों की नियुक्ति का। अब इसमें और महत्वपूर्ण है, जैसे 7वें और 8वें शिलालेख की जब बात होती है, 7वें एवं 8वें शिलालेख की जब बातें होती हैं, 8वें शिलालेख की, इसमें अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तीर्थ यात्रा का उल्लेख है 7वें एवं 8वें शिलालेख में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 13वां शिलालेख हमें ध्यान में रखना है। 13वां शिलालेख, इसकी क्या खास बात है? इसी 13वें शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध और अशोक की हृदय परिवर्तन का वर्णन दिया गया है। कलिंग युद्ध, अब ये क्वेश्चन कई बार, इस शिलालेख से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन की घटना हमें 13वें शिलालेख में प्राप्त होती है। इसी के आगे के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे अगर, तो जैसे अशोक के स्तंभों की बात की जाए तो स्तंभों में सबसे पहले बात होती है इसके सारनाथ स्तंभ की, क्योंकि सारनाथ स्तंभ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत का जो राजकीय चिन्ह है वो यही सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इसको हम लोग देख लेते हैं क्या खास बातें हैं सारनाथ के स्तंभ की। क्योंकि यह स्तंभ जो है 4 सिंहों की आकृति वाला है, इसको भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। सारनाथ स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, इसकी क्या क्या मुख्य बातें हैं? जैसे इस स्तंभ में सबसे पहले तो 4 पशुओं की आकृति है, घोड़ा, हाथी, शेर और बैल, शेर और बैल। और उसके अलावा इस स्तंभ में एक 24 तीलियों वाला चक्र भी बना है। ये इस स्तंभ की खास बात है जो हमारे देश का राजकीय चिन्ह है। इसके अलावा अशोक ने कुछ गुहा लेखों का भी निर्माण करवाया, जैसे बराबर की पहाड़ियों में। अब इस क्वेश्चन को भी हमें ध्यान में रखना है। बराबर की पहाड़ियों में इसने आजीविकों के लिए, बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए, आजीवक कौन होते थे? तो जिस समय अपने यहाँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म चल रहा था, उसी प्रकार से एक आजीवक संप्रदाय भी हुआ करता था। उस संप्रदाय के संस्थापक मक्खल पुत्र गोसाल हुआ करते थे, तो वही आजीवक संप्रदाय था। तो बराबर की पहाड़ियों में वहीं पर इसने आजीवकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियों में अब ये बराबर की पहाड़ियां हमें ध्यान रखना है। और किसके लिए इसने बनवाया? आजीवकों के लिए। आजीवक जो था, आजीवकों के लिए निवास स्थान उसने बनवाया। तब ये आजीवक कौन होते थे? आजीवक जो था एक संप्रदाय था। इसी संप्रदाय के लिए इसने यहाँ पर बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने निवास स्थान बनवाया। ये हमें ध्यान रखना है।
अशोक ने यहाँ पर बनवाया था बराबर की पहाड़ियों में। उसके अलावा अशोक का एक पौत्र था दशरथ, उसने नागार्जुनी पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया। अब यहाँ बराबर पहाड़ी की जब भी बात होगी तो आजीविकों के लिए है, किसने बनवाया? तो अशोक ने। अगर नागार्जुनी पहाड़ी की बात होगी तो उसका पौत्र था नागार्जुनी पहाड़ी। नागार्जुनी पहाड़ी यहाँ पर इसका पौत्र हुआ करता था कौन? दशरथ। ये ध्यान रखना है हमको, जहां पे क्वेश्चन आते हैं। इसका पौत्र था दशरथ। अशोक के पौत्र दशरथ ने यहाँ पर गुफा का निर्माण करवाया। तो ये तो बात हो गई। दो क्वेश्चन यहाँ से कि अशोक ने बराबर की पहाड़ी में आजीविकों के लिए निवास स्थान बनवाया और उसके पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया। अब स्तूप की बात की जाए, जैसे विभिन्न ग्रंथों में हम लोगों को चर्चा मिलती है कि अशोक के समय में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया। उसमें कुछ प्रमुख स्तूप हैं, जैसे सांची का स्तूप, भरौत का स्तूप। राजप्रसाद की अगर हम लोग बात करें तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद हुआ करता था पाटलिपुत्र का, उसकी विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बहुत प्रशंसा की है। सूसा और पटना के महलों से उसके स्तंभ की राजप्रसाद की चर्चा की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की। तो उसकी क्या खास बात थी, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी मैटर तो बहुत लंबा है, लेकिन हम लोगों को ध्यान उतना देना है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो राजप्रसाद हुआ करता था पाटलिपुत्र का, क्योंकि पाटलिपुत्र लोगों की मेन राजधानी थी, जैसे पीछे हम लोग पढ़े हैं प्राची या पूर्वी की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो मौर्य काल का जो केंद्र था वो यही पाटलिपुत्र ही हुआ करता था। तो वहीं पाटलिपुत्र में ही राजप्रसाद का निर्माण किया गया था। राजप्रसाद का निर्माण किया गया था। इस राजप्रसाद की क्या खास बात थी? जैसे 80 स्तंभों वाला था, 80 स्तंभों वाला था, 80 स्तंभ वाला था। उसके अलावा इसमें पत्थर और लकड़ी का प्रयोग किया गया था। अब ये दो चीजें हमें ध्यान रखना है, पत्थर और लकड़ी का प्रयोग किया गया था। अभी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं को नगरीय सभ्यता थी, वहां पर ईंटों का प्रयोग किया जाता था, वहां पे भवन ग्रीक पद्धति से बनाए गए तमाम चीजें पढ़ते हैं इस प्रकार से। लेकिन मौर्य काल में ऐसी चीजें नहीं थी, वो ईंट वगैरह का उसका राजप्रसाद नहीं बनाया गया था। वो स्पेशली खाली पत्थर और लकड़ी का बनाया गया था, वो भी 80 स्तंभों पर लकड़ी। इसको हमें ध्यान में रखना है। इसी क्रम में हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं और लोक कला की अगर बात की जाए, इस समय यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति हमें मिलती है। अब यक्ष और यक्षिणी कौन हुआ करते थे? यक्ष और यक्षिणी। यक्ष और यक्षिणियों को प्रारंभ में मौर्य काल में देवताओं के देवदूत के रूप में या दूत के रूप में स्थापित किया गया। लेकिन समाज में जैसे जैसे समय बीतता गया, इनकी स्थिति जैसे जैसे बदलती गई, ये यक्ष और यक्षिणी जो थे प्रारंभ में तो दूत के रूप में थे, लेकिन बाद में इन्होंने देवताओं का स्थान प्राप्त कर लिया। अब आगे इस समय के मृदभांडों की चर्चा अगर की जाए, इस समय NBPW मृदभांड हुआ करते थे, जिसको हम लोग उत्तरी कालिस पालिस मृदभांड कहते हैं। उत्तरी काली पालिस मृदभांड, उत्तरी काली पालिस मृदभांड, पालिस मृदभांड मौर्य काल की परंपरा में हमें देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग NBPW कहते हैं। NBPW ये उस समय की मृदभांडों की परंपरा थी। और इसी क्रम में अशोक के धर्म की अगर थोड़ी सी चर्चा की जाए तो अशोक का धर्म जो था वो सभी धर्मों का सार था, जो बौद्ध धर्म के साथ साथ नैतिकता पर आधारित था, जिससे मानव के जीवन का उत्तरोत्तर विकास हो, वही उसके धर्म का प्रमुख सार था। धर्म प्रचार के प्रयास के लिए उसने अपनी पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है।
कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। धम्म महामात्रों की उसने नियुक्ति की। शिलालेख, स्तंभ एवं स्तूपों का उसने निर्माण करवाया। कुछ धर्म यात्राएं भी उसने की, जैसे वो 10वें वर्ष बोधगया गया था। बोधगया का क्या महत्व है, इसको प्रीवियस सेमेस्टर में आप लोग पढ़े हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, कि महात्मा बुद्ध को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहीं बोधगया में महात्मा बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए सर्वप्रथम धर्म यात्राओं की जब इसने शुरुआत की तो वहीं बोधगया ही गया था। उसके बाद बोधगया के बाद वो अपने शासन के 20वें वर्ष रुमिनदेई लुम्बिनी गया। रुमिनदेई उसका एक अभिलेख भी मिला है वहां से। तो वहां पर जाने के क्रम में इसने कर वगैरह वहां पर घटा दिया था। उसके अलावा धर्म यात्रा के क्रम को अगर हम लोग देखें तो सर्वप्रथम ये गया गया, उसके बाद कुशीनगर गया, लुम्बिनी गया, श्रावस्ती गया, सारनाथ गया, कपिलवस्तु गया। तो चूंकि इसकी धर्म यात्राओं की भी अगर हम लोग बात करें अशोक की, तो चूंकि इसकी धर्म यात्राएं जो थी पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित थी। क्योंकि जैसे पीछे हम लोग पढ़े हैं कि जब इसने कलिंग युद्ध लड़ा, उसके बाद जब इसका हृदय परिवर्तित हुआ, लाखों लोगों को इसने मृत देखा, लाखों लोगों को घायल देखा, तो वहां से जब इसका हृदय परिवर्तित हुआ और गुप्त ने जब इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, तो इसके मन में ये भावनाएं जागी कि युद्ध का मानव के जीवन में कोई रोल नहीं है। मानव के जीवन का जो उत्थान है वो नैतिक आचरण से ही संभव है। इसीलिए वहां से पूरी तरह से ये बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख हो गया। भले इसने एक नया धर्म चलाया, लेकिन वह जो नया धर्म था वो नैतिकता के उत्थान के लिए ही था। उसी का कर्म था कि महात्मा बुद्ध से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण स्थल थे, उन स्थलों की उसने यात्राएं की। जैसे गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध को हम लोग जानते हैं कि बोधगया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कुशीनगर हो गया, कुशीनगर में क्योंकि उनको महापरिनिर्वाण हुआ था, जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी गया, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल था। श्रावस्ती गया, श्रावस्ती तत्कालीन समय में चूंकि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश वहां पर दिए थे, सर्वाधिक वर्षा काल कहा जाता, वहां पर उन्होंने बिताए थे। उसके बाद फिर सारनाथ गया और उसके बाद अंत में कपिलवस्तु गया। इस प्रकार से उसकी धर्म यात्राओं का इस प्रकार से उसका क्रम था। तो ये इतनी बातें हो गई मौर्यकालीन प्रशासन, कला, अशोक के धर्म की बातें, जहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोगों के बनते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के इसी यूनिट में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हो गया मौर्यकाल, जिसमें मौर्यकाल में विभिन्न शासकों को हम लोगों ने पढ़ा, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य था, कैसे उसने प्रशासन स्थापित किया, मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद उसका पुत्र होता है बिंदुसार, उसने शासन प्रशासन कैसे किया। उसके बाद अशोक महान आया, अशोक ने किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, कैसे उसको आगे बढ़ाया। और अंत में 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ होता है, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और यहीं से मौर्य वंश समाप्त होता है और शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। अब इसी के आगे के क्रम में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बाद हम लोगों को गुप्त वंश पढ़ना है। तो आज बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में